So the paper Child Rights and Gender Justice, we'll be discussing with you gender justice portion of this paper. तो इस portion को start करने के लिए हमने word gender discuss किया आप सबसे, और basically in just जो हमने discussion किया वो ये है कि जो word है sex, वो biological construct है, यानी हमारे जो reproductive organs हैं उसके अनुसार जब हम किसी को कैटेगराइज करते हैं एज मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो उसे हम जो है सेक्स से डिनोट करते हैं। और जो वर्ड जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी हमारी सोसाइटी में जब हम कैटेगराइज करते हैं एज समथिंग फेमिनिस्टिक की जो फीमेल्स हैं या औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस तरह की अपेक्षाएं उनसे हैं, इस तरह का व्यवहार उनसे अपेक्षित है, और उसी तरह से जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, लड़के हैं, उनके लिए एक हमारा जो परसेप्शन है, सोसाइटी का परसेप्शन है, हमारा नहीं, सोसाइटी का जो परसेप्शन है कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये ऑक्यूपेशन होनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं भूमिका होनी चाहिए, ये रोल होना चाहिए। तो जब हम समाज की अपेक्षाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि कोई पुरुष है, महिला है या जो भी है, तो उसे हम जेंडर कंस्ट्रक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेक्स और जेंडर में। तो जो हमारा ये पोर्शन है, पेपर है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने ये डिस्कस किया कि कुछ जो जेंडर की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस आप सबसे शेयर करेंगे, उस पर बात करेंगे, ताकि आगे जब हम इस कोर्स को पढ़ते हैं तो जो ये टर्म्स हैं बार बार आएंगे, इससे हम फैमिलियर रहेंगे, तो हमें इसको डिस्कशन करने में और आसानी रहेगी। So gender, the socio-cultural phenomena of the division of people into various categories such as male and female, with each having associated clothing, roles, stereotypes, etc. तो जो जेंडर है, यानी जो अगर हम जेंडर की कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो उसको प्रभावित करता है, हम कह सकते हैं उसको शेप करता है। तो हमारे सोशल और कल्चरल जो फिनोमिना है, जो डिवाइड करते हैं लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में एज मेल या फीमेल, और उससे एसोसिएट करते हैं किसी तरह का परिधान कि मे बी औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी, आदमी ऐसे कपड़े पहनेंगे, उनकी भूमिकाएं, और स्टीरियोटाइपिंग, यानी जब हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये कार्य सिर्फ औरत का है और ये कार्य सिर्फ आदमी का है। तो ये जो परसेप्शन है आदमी औरत का, जिसमें हमारा जो सामाजिक और कल्चरल जो हम कह सकते हैं धारणाएं हैं वो उससे जुड़ी रहती हैं, उससे हम जेंडर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दैट इज व्हाट इज जेंडर। जेंडर आइडेंटिटी इज द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। अब जेंडर आइडेंटिटी हम आपको पढ़ा चुके हैं काफी अच्छे से, हम लोगों ने जो एडोलेसेंस फेज है उसमें इसको डिस्कस किया है कि आइडेंटिटी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, कैसे आइडेंटिटी जो है किसी की शेप लेती है, बनती है। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक एक्सप्लोरेशन और दूसरा कमिटमेंट। तो एडोलेसेंट वो फेज है जब तीव्र गति से आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो फोकस में आ जाता है और केंद्र में आ जाता है, और जो ये किशोर अवस्था है, एडोलेसेंस पीरियड है, उसमें हम खुद से ही सवाल करना शुरू करते हैं कि हम कौन हैं, या कौन से जो हमारे वैल्यू सिस्टम मूल्य रहेंगे जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो उन चीजों को एक्सप्लोर करते हुए हम कमिटमेंट्स करते हैं और वो हमारी एक आइडेंटिटी बनाता है। तो आइडेंटिटी में भी हम देख चुके हैं 3 तरह की आइडेंटिटी स्टाइल्स होती हैं, इन्फॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल, नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल और डिफ्यूजन आइडेंटिटी स्टाइल। याद है हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था, है ना। तो जो एडोलेसेंस हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करके, डेटा गैदर करके, अपने आसपास का एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करके फिर कमिटमेंट करते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, उनको हम इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी स्टाइल कहते हैं। और जो एडोलेसेंस, जो भी उनके पेरेंट्स या हम कह सकते हैं जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनकी बात सुनकर जैसा वो अपेक्षा करते हैं, उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं हम कह सकते हैं डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल के अंतर्गत देखते हैं। और एक ये भी कैटेगरी होती है जो ना तो एक्सप्लोर करते हैं और ना ही किसी कमिटमेंट पर पहुंच पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम डिफ्यूजन आइडेंटिटी स्टाइल में देखते हैं। तो अब हम जेंडर आइडेंटिटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रोसेस में जब हम आइडेंटिटी
जो अपने हमारे मूल्य हैं या हम अपने लाइफ के लिए जो भी आगे करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसके लिए जो भी वैल्यू सिस्टम, वर्च्यूज हम चूज कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फिर उसके साथ कमिटमेंट कर रहे होते हैं, तो उसी का एक पोर्शन है जेंडर आइडेंटिटी। यानी हम अपने जेंडर को भी खोजने की, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा समाज, हमारा कल्चर उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। So gender identity is the personal sense of one's own gender. आप लड़के हो या लड़की हो, तो उस बात को आप कैसे सेंस करते हो, कैसे समझते हो। जैसे बीइंग अ गर्ल, व्हाट डज इट मीन फॉर मी। ठीक है, मान लीजिए जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसमें जो हमारा सोशलाइजेशन है, हमारा पालन पोषण है, उसमें हमें एक लड़की की जो डेफिनेशन बचपन से सिखाई गई है, लड़की होने का जो एक्सपीरियंस हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उस आधार पर हम अपने मन में एक जो लड़की होने का जो भी हम कह सकते हैं समझ है, वो डेवलप करेंगे। तो अ पर्सन्स इंटरनल सेंस ऑफ बीइंग मेल, फीमेल, some combination of male and female or neither male or female, gender identity can correlate with assigned sex at birth or can differ from it. तो अब तो हम जानते हैं, क्योंकि सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है, तो बहुत सारे जो डिस्कशंस हैं वो ओपनली होते हैं। तो पहले हम सिर्फ दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते थे, एज मेल और फीमेल। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से, हम कह सकते हैं सोसाइटी में, पहले हम जो धारणा देखते थे कि बचपन में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अनुसार मेल या फीमेल जो टैग हमें दे दिया जाता, उसके अनुसार हम रहते थे। पर बहुत सारे बच्चे अब ये हैं, पहले भी होते थे, पर शायद इतना ओपन होकर हम समाज में ये बातें डिस्कस नहीं करते थे। पर अब जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जेंडर को लेकर, हम देखते हैं बहुत सारे सेक्स चेंजेस हो रहे हैं, और जो हम कह सकते हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और इन सब जो जेंडर की भी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, उसको लेकर हिचक, हेजिटेशन खत्म हो रही है, और जो भी फीलिंग पर्सन के अंतर्गत इंटरनल होती है, उसको डिस्कस करने में, बताने में जो है वो झिझक, हेजिटेशन खत्म हो रही है, लोग ओपन अप हो रहे हैं। तो ये जो समझ है हमारी इसको लेकर, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, हमारी जो समझ रहती है, उसके आधार पर हम अपनी जेंडर आइडेंटिटी, किसी की भी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। All societies have a set of gender categories that can serve as the basis of the formation of person's social identity in relation to other members of the society. और हर समाज में हम कह सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के जेंडर हैं, इनके लिए नामकरण होते हैं, कैटेगराइजेशन होती है, और जनरली जो बच्चा है जिस समाज में पैदा होता है, उन्हीं नामों के आधार पर वो खुद को पहचानना, जानना शुरू करता है। जैसे बीइंग अ गर्ल इन इंडिया, हमारा क्या है, हम बचपन से जो एक्सपीरियंसेस देखते हैं, अपने आसपास जो सुनते हैं, है ना, तो हम उससे से अपनी समझ बनाते हैं। अच्छा, मैं गर्ल हूँ तो अच्छी लड़की कैसी होती है, तो मुझे कपड़े ऐसे पहनने हैं, या मुझे स्वभाव ऐसे करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने आसपास से आइडेंटिफाई करते हैं, लर्न करते हैं, और फिर अपनी समझ लड़का या लड़की होने की वो बनाते हैं। और उसी में हम देखते हैं बहुत सारी एंड्रोगाइनस फैमिलीज हैं, जहाँ जो बच्चे का एक्सपीरियंस है वो जेंडर न्यूट्रल भी कई बार होता है, तो जहाँ ये आइडेंटिफाई नहीं कराया जाता, इनफैक्ट ये कराया जाता है कि बीइंग अ गर्ल यू हैव टू बी आल्सो इंडिपेंडेंट, देयर इज नॉट मच, हम कह सकते हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो जिन फैमिलीज में नहीं प्रिवेल करता। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो बच्चों को ये ड्रेस या हम कह सकते हैं रोल्स के आधार पर जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाती, और बल्कि जो 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 भी रोल्स हैं उनको एंड्रोगाइनस रूप से प्रेजेंट करती हैं। तो वो जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या वो उनका जो सेंस है बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ वुमेन वो डिफरेंट होता है औरों से। तो ये एक हम कह सकते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो जेंडर आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, वो कोई व्यक्ति जेंडर से रिलेट करके अपने को जो है पहचानना शुरू करता है, या अपनी पहचान डेवलप करता है। दैट इज व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर अवेयरनेस, देखिए ये जो नोट्स है वो हम आपको दे देंगे। विभा, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं उसी के जस्ट नीचे हिंदी में भी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जेंडर अवेयरनेस इज एन अंडरस्टैंडिंग that there are socially determined differences between women and men based on learned behavior which affect their ability to assess and control resources. Gender awareness क्या है? हम लिंग जागरूकता की जब बात करते हैं तो लिंग जागरूकता, हम ये पेपर ही क्यों पढ़ रहे हैं ना, ये जो हमारा कोर्स में जहाँ पे भी जेंडर इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसका पर्पस जेंडर अवेयरनेस ही है कि ये अंडरस्टैंडिंग कि socially determined differences between men and women are based on learned behavior,
ये पेपर हम पढ़ाते इसलिए हैं, इन इश्यूज को, इन टॉपिक्स को हम एजुकेशन से जोड़ इसलिए रहे हैं ताकि हम ये समझा पाए कि जो बच्चियां हैं और इवन जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं कि जो ये जेंडर कंस्ट्रक्ट है ये सोसाइटी का बनाया हुआ है और हमने बचपन से पालन पोषण के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा इसको सीखा है। ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये अंतर जो है वो रियल का नहीं है, बल्कि ये हमने बचपन से सीखते सीखते, सुनते सुनते हमने अपने मन में ये धारणा बना दी है। इसीलिए हम आदमी औरत में इस तरह का अंतर करते हैं जो समाज से प्रेरित है, ना कि बायोलॉजिकल है। और इसी के आधार पर फिर हम जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा करते हैं, अनइक्वल करते हैं और विभिन्न जो परेशानियां हम देखते हैं जेंडर से रिलेटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, जिसमें विमेन जो है वो सफर करती हैं, लड़कियां सफर करती हैं, वो हम सोसाइटी में प्रिवेल देखते हैं। इसीलिए बार बार जेंडर अवेयरनेस की बात होती है कि लिंग जागरूकता हमें फैलाना है और ये बताना है कि लड़के लड़की में ऐसा कोई खास बायोलॉजिकल, सिर्फ हम अगर रिप्रोडक्शन साइकिल को छोड़ दें तो ऐसा कोई अंतर नहीं है। किसी भी रूप से लड़कियां जो हैं वो कमजोर नहीं है, अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। हर वो कार्य जो लड़का कर सकता है वो लड़कियां भी कर सकती हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए हम जेंडर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, लिंग जागरूकता की बात। देन वी हैव जेंडर फोकस अबाउट the gender focused issues are areas seeks to provide access to resources that help individuals critically understand the distinction between sex and gender and empower them with the knowledge to fight social inequalities. अब जेंडर फोकस होना क्या, से क्या अर्थ है, यानी अब हम बार बार कहते हैं जेंडर बजटिंग की बात करते हैं ना, कि चाहे जो सरकार हो जब अपना बजट बनाती है, प्रोग्राम प्लानिंग करती है, तो जेंडर फोकस होकर करे, यानी उन मुद्दों को हम अलग करें जिसके कारण ये अंतर हम लड़के लड़कियों में पाते हैं। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है वो हमारी सोसाइटी में इतनी हार्डकोर प्रिवेलिंग है, तो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए और क्या ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हम काम करें और जिन पर हम रिसोर्सेस खर्च करें। ठीक है, जैसे हमें लगता है एजुकेशन, अगर पहली बात तो हम एजुकेशन जो लिटरेसी है वो बढ़ा दें, लड़कियों की भी लड़कों की भी, तो हम इसको थोड़ा सा कर्व कर पाएंगे, है ना। तो हमारा जो बजट रहेगा, जो हमारी प्लानिंग रहेगी, उसमें हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, जोर देंगे। फिर हमें ये लगता है कि जो लड़कियां हैं उनको अगर हम इंडिपेंडेंट कर दें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दें, तो भी बहुत फर्क आएगा सोच में, समझ में, उनकी स्थिति में। तो जो एरियाज हैं जो जो हेल्प करेंगे इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में, इस समझ को जो है मिटाने में, कि बेसिकली जो है ये सेकंड सिटीजन है, ये वीकर है, ये वीकर सेक्स है, तो उसको हम कहते हैं जेंडर फोकस होना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, देखिए ये भी वर्ड बार बार आएगा। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जब हम कंजर्वेटिव होकर सोचें, यानी जो हमारी पुरानी विचारधारा है जो स्टिक कर देती है कि हाँ ये जो कार्य है ये औरत का ही है, या ये कपड़े औरत ही पहनती है, तो इस तरह की सोच जब हम बिल्कुल लेबल कर देते, फिक्स कर देते किसी एक जेंडर के साथ, तो उसको हम फिर स्टीरियोटिपिकल सोच कहते हैं। So, gender stereotyping refers to the practice of ascribing to an individual woman or man specific attributes, characteristics or roles. जब हम आदमी या औरत के साथ कोई स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स या भूमिकाएं कि ये औरत का काम है, ये आदमी का काम है, by reason only of her or his membership in a social group of women or men. सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लड़की हो तो ये आप सारे काम करोगे, आप लड़के हो तो आप ये काम करोगे। तो ये जब हम स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं, इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। Gender stereotyping is wrongful when it results in a violation or a violation of human rights and fundamental freedoms. Gender stereotypes are overgeneralizations about the characteristics of an entire group based on gender. अब इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर हम ऐसा कर दें, हम मान लीजिए हम ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं कि मैम हम काम को डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, अगर सब काम नहीं कर सकते तो हम लोग ग्रुप में भी मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये काम तुम करना, ये तुम करना, ये तुम करना। तो मे बी सोसाइटी को चलाने के लिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि घर को औरत देख ले, बाहर के कार्य को आदमी देख ले। पर हम स्टीरियोटाइपिकल कब कहते हैं? सिर्फ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जब ये वायलेट करता है आपके ह्यूमन राइट्स को, जैसे कि एजुकेशन या बाहर काम करने का अधिकार हर व्यक्ति को है भारत में, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मान लीजिए कोई लड़की है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट नहीं हो घर के कामों में, उसे पढ़ना अच्छा लगता हो, उसको इंडिपेंडेंट हो, कोई इंजीनियर बनना चाह रही है, डॉक्टर बनना चाह रही है, टीचर बनना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, अपना कुछ कुटीर उद्योग शुरू करना चाह रही है। तो सिर्फ इस
आधार पर, क्योंकि वो औरत है और हमने ये फिक्स किया है कि औरतें घर का काम करेंगी, हम उसको ये नहीं करने देते। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिकल रोल और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, तो ये गलत है। ये हम उस मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत हमें है। और इसी पर हम जो है आगे डिस्कशन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके साथ करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी सोशल ग्रुप के लिए बनाया है कि ये है आदमी, ये है औरत, उसको हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं, यानी जबरदस्ती सब पर थोप देते हैं, सिर्फ उस कैटेगरी में उसको डालकर, तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ किसी महिला या पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं का वर्णन करने की प्रथा से है। केवल महिलाओं या पुरुषों के सामाजिक समूह में उसकी सदस्यता के कारण मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप लिंग रूढ़िवाद गलत है। लिंग के आधार पर एक पूरे समूह की विशेषताओं के बारे में लिंग रूढ़ियां अधिक सामान्यकरण है। ठीक है। विभा, विभा कनेक्टेड हमसे? नो मैम। ओके बाय। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन लेंगे। तो ये जो है हमारे टर्म्स हैं, इनसे हम फैमिलियर होने चाहिए जब हम ये पेपर आपसे डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज, तो ये हमें हेल्प आउट करेगा। फिर हम आते हैं जेंडर रोल्स पे, और जिसे हम सेक्स रोल भी कहते हैं। व्हाट इज जेंडर रोल्स, व्हाट आर सेक्स रोल्स? कंसिस्ट ऑफ द सोशल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द टिपिकल एंड appropriate behavior of men and women. Generally, the female gender role includes expectations that women and girls exhibit communal traits and behavior which focus on interpersonal skills, expressivity, and emotional sensitivity. तो जेंडर रोल्स क्या हैं? जब हमारे जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, यानी समाज की जो हमसे अपेक्षाएं हैं या सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो टिपिकली होती हैं किसी विमेन या मेन के स्वभाव को लेकर, कि औरत का से ये अपेक्षा है कि उसका स्वभाव ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसका उसका ये कार्य है, या जो आदमी है उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, उसका यही कार्य है। तो उसको हम जेंडर रोल कहते हैं, सेक्स रोल कहते हैं। यानी जब हम भूमिकाओं को और अपेक्षाओं को जोड़ देते हैं, ये जो कैटेगरीज हमने बना रखी हैं जेंडर के आधार पर, उनसे, तो उसे हम जेंडर रोल या सेक्स रोल कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो लड़कियां हैं, विमेन हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है, यानी बातचीत करने में, लोगों से घुलने मिलने में अच्छी होती है, और बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, मतलब बहुत अच्छे से जो लैंग्वेज अपनी बात है उसको एक्सप्रेस कर लेती हैं। इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी उनको हम क्या कहते हैं, इमोशनल होती है, वीक होती हैं, जो भी हमने परसेप्शंस बना रखे हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन है। जबकि अभी हम अब तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप लोग रोज यूनिवर्सिटी आते हैं, पढ़ते हैं, मिलते हैं बच्चों से, लड़कियों से मिलते हैं, लड़कों से मिलते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो बहुत बोल्ड हैं, जो इमोशनल नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमें बहुत सारे लड़के ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत इमोशनल है कि नहीं? आप आसपास हम देख पाते हैं कि नहीं, हमारे भाई बहन ही है। इट इज नॉट लाइक दैट एवरी बॉय या हर जो लड़का है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता है। हम अपने पापा, चाचा, ताऊ जी, जितने भी मेल फिगर्स हैं, उन्हीं को अपने आसपास अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं। एक परसेप्शन हमारी सोसाइटी ने अलग बना रखा है, और जब इन डेप्थ हम उनको स्टडी करेंगे, जानेंगे, स्पेशली जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हमें इमोशनल भी मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां हमको बहुत बोल्ड और टफ भी मिलेंगी, जिनको हमने कभी रोते हुए नहीं देखा या चीजों को अलग तरह से हैंडल करते हुए देखा। एंड सेम विद बॉयज, बहुत सारे लड़के हमें इमोशनल मिलेंगे और कई सारे लड़के स्ट्रॉन्ग भी मिलेंगे। तो ये तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि जेंडर पे आधारित है। और हमारे परिवार का, हमारे समाज का जो समाजीकरण है, जो पालन पोषण है, उसका भी असर इसमें पड़ता है। अगर हम मे बी उस बच्चे को बचपन से यही बोले कि हाँ, तुम्हें पोलाइटली बोलना है और तुम्हें सिर्फ लोगों से बातचीत करनी, तुम्हें यही कार्य करना है, तो वो करते करते बच्चा उसमें एडजस्ट हो जाता है, वो चीजें दिखाने लगता है। लड़के को हम ये बोल देते हैं कि तुम्हें बाहर जाना है, बाहर का काम देखना है, रोगे तो एक थप्पड़ लगेगा। लड़के कहाँ रोते हैं, है ना? एड देखा है ना आपने? एक एड आता है जिसमें इसको करेक्शन किया गया है कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं है या लड़कियों को मारते नहीं है। इसको चेंज किया गया कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसको। जो लड़का दुखी है वो रो भी सकता है, और मारना किसी को नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो,
प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो 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 बातें हम बच्चों को बोलते हैं, जो सिखाते हैं, वो जब हम जेंडर से जोड़कर स्टीरियोटाइपिकल सिखाते हैं, तो बचपन से वो धारणाएँ, वो बातें उनके मन में बिठाते जाते हैं।